गेट बी पीवाईक्यूज करेंगे 2025। आज हम माइक्रोबायोलॉजी डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से जितने क्वेश्चंस 2025 में आए हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो पहली असर्शन, दूसरी रीजन। असर्शन क्या है? herpes simplex वायरस कैन रिमेन लेटेंट इन न्यूरोनल सेल्स बिकॉज इट इंटीग्रेट्स इनटू होस्ट सेल क्रोमोसोम। तो ये इंटीग्रेट नहीं होता। तो कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी नॉट करेक्ट है। तो इस हिसाब से सी सही होगा। तो herpes simplex वायरस लेटेंट किस फॉर्म में रहता है? वो इंटीग्रेट नहीं होता, वो एपिसोम्स की फॉर्म में न्यूक्लियस में ही रहता है। जैसे सर्कुलर डीएनए की फॉर्म में, मतलब न्यूक्लियस में इंटीग्रेट नहीं होगा लेकिन लेटेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोकैरियोट व्हिच यूटिलाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज अ सोर्स ऑफ कार्बन एंड एज वेल एज एनर्जी इज क्लासिफाइड एज। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज कर रहे हैं एंड कार्बन के लिए भी उसको यूज कर रहे हैं, एनर्जी के लिए भी उसको यूज कर रहे हैं। तो देखो मैं ना आपको एक टेबल बता देती हूँ कि अगर यहाँ पे फोटो लिखा हुआ है, फर्स्ट पे फोटो लिखा हुआ है और कीमो लिखा हुआ है, तो क्या क्या होगा? अगर फोटो लिखा हुआ है मतलब एनर्जी के लिए लाइट को यूज किया जा रहा है। अगर कीमो लिखा हुआ है इसका मतलब केमिकल एनर्जी यूज होगी, मतलब ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव रिएक्शंस। तो ये होगा एनर्जी के लिए। देन नेक्स्ट है हमारा कार्बन सोर्स। जो कार्बन सोर्स है, अगर कार्बन सोर्स CO2 यूज हो रही है, या फिर वो क्या हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज हो सकता है। अगर तो कार्बन सोर्स CO2 यूज हो रही है तो उसको बोल देंगे ऑटोट्रोफ। अगर ऑर्गेनिक यूज हो रही है तो उसको बोल देंगे हेटेरोट्रोफ। इसी तरीके से अगर लिथो लिखा हुआ है और ऑर्गेनो लिखा हुआ है, लिथो मतलब क्या होगा कि वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करेगा, और अगर ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, ऑर्गेनो लिखा हुआ है, मींस कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करेगा। देखो अब यहाँ पे देखो, उन्होंने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड को एज अ सोर्स ऑफ कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ कार्बन एंड एनर्जी। तो एनर्जी मतलब ये ए एंड बी तो हो ही नहीं सकता। एनर्जी के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज हो रहा है, मतलब इन दोनों में से कोई होगा। अब उन्होंने ऑर्गेनिक का तो मेंशन ही नहीं किया, उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक ही यूज कर रहा है, इनऑर्गेनिक तो मेंशन ही नहीं है, मतलब लिथो भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एनारोबिक ब्रेकडाउन, एनारोबिक देखना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं, ऑफ अ प्रोटीन रिच फूड बाय बैक्टीरिया। प्रोटीन रिच फूड को जब बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करता है तो उससे बड़ी फाउल स्मेलिंग कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं प्यूट्रिफेक्शन। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। पेक्टिनोलाइसिस क्या होता है? जब पेक्टिन का ब्रेक डाउन होता है तो उसको बोलते हैं पेक्टिनोलाइसिस। फर्मेंटेशन में यूजुअली शुगर्स का ब्रेक डाउन होता है एंड प्रेसिपिटेशन एक फिजिकल प्रोसेस है। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। SARS-CoV-2 मतलब हमारा कोविड-19 एंटर्स इनटू ह्यूमन सेल्स वाया स्पाइक प्रोटीन इंटरेक्शन विद। बेसिकली जब ह्यूमन सेल में SARS-CoV-2 एंटर करता है तो उसके स्पाइक प्रोटीन्स का इंटरेक्शन किसके साथ होता है? तो उसके स्पाइक प्रोटीन का इंटरेक्शन ACE2 के साथ होता है। इंटीग्रिन जो है वो प्राइमरी नहीं है, उसका भी कुछ रोल हो सकता है लेकिन प्राइमरी रोल इसका नहीं है। CD4 जो है वो HIV के लिए रिसेप्टर होता है एंड HSP19 जो है वो शेपेरॉन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरमीडिएट जोन इन एरोबिक एनारोबिक पोर्ट्स इज प्रीडोमिनेंटली पॉपुलेटेड विद। तो देखो एरोबिक है यहाँ पे इन्वायरमेंट, यहाँ पे एनारोबिक है। तो इंटरमीडिएट जो जोन होगा वहां पे ऑक्सीजन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कभी कभी आ जाएगी ऑक्सीजन, कभी कभी नहीं होगी। तो ऐसे जोन में कौन से बैक्टीरिया ग्रो करेंगे? देखो एल्गी ग्रो नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि एल्गी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। एनारोबिक बैक्टीरिया अगर यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा तो वो जिंदा ही नहीं बच पाएगा। तो इंटरमीडिएट जोन में एनारोबिक बैक्टीरिया नहीं ग्रो करेगा। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, क्योंकि जो फैकल्टेटिव बैक्टीरिया है वो एरोबिक कंडीशंस में भी ग्रो कर लेता है, वो एनारोबिक कंडीशंस में भी ग्रो कर लेता है। ऑर्गेनिक सॉलिड्स बैक्टीरिया थोड़ी होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एंटीबायोटिक एक्शन ऑन माइक्रोब्स। तो एंटीबायोटिक्स का एक्शन मतलब जनरल एक्शन बताना है कि माइक्रोब्स के ऊपर किस किस तरीके से उनको किल करती हैं। तो एंटीबायोटिक्स डिस्टर्ब द सेल वॉल सिंथेसिस, ये हो सकता है। एंटीबायोटिक्स इंटरफेयर विद सेल मेम्ब्रेन फंक्शन, एंटीबायोटिक्स, हाँ ये हो सकता है। एंटीबायोटिक प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, मतलब लेस लाइकली। एंड एंटीबायोटिक्स इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये भी होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो मोस्ट करेक्ट हो जाता है। ये हमने ज्यादा सुनने को नहीं मिला ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस MDR protein, also called T-glycoprotein, is present at elevated levels in many human cancer cells and make the cell resistant to a variety of chemically unrelated cytotoxic drugs that are widely used in cancer chemotherapy. It belongs to which of the following class of transporters? तो देखो उन्होंने बोला कि जो कैंसर सेल्स होते हैं उनके ऊपर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस मतलब MDR जो प्रोटीन है जिसको हम टी ग्लाइकोप्रोटीन भी बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा मतलब बढ़ जाता है, उनका लेवल्स बढ़ जाते हैं, उनके लेवल्स बढ़ जाते हैं। इसका मतलब और इसका लेवल बढ़ने से क्या होता है कि जो कैंसर कीमोथेरेपी में साइटोटॉक्सिक ड्रग्स को यूज किया जाता है, सेल्स को ऐसे कैंसर सेल्स को मारने के लिए जो ड्रग्स को यूज किया जाता है, बहुत सारी ड्रग्स के लिए सेल रेजिस्टेंट हो जाता है। मतलब जो ये कैंसर सेल है वो बहुत सारी ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है। अब अगर वो रेजिस्टेंट हो जा रहा है और इन्होंने एक और यहाँ पे चीज बताई कि अनरिलेटेड जो केमिकल स्ट्रक्चर्स जिन ड्रग का बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, अनरिलेटेड है, उन ड्रग्स के लिए भी सेल रेजिस्टेंट हो जाता है। मतलब कोई ना कोई एक जनरल मैकेनिज्म यूज हो रहा होगा। तो ग्लूट ट्रांसपोर्टर हो सकता है क्या? नहीं, ग्लूट ट्रांसपोर्टर तो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। एबीसी ट्रांसपोर्टर इसका आंसर है। पी टाइप एटीपीएसिस वो तो एटीपी के साथ कुछ करेंगे ना, तो अगर एटीपीएसिस मतलब आई मीन टू से कि एटीपी जो हाइड्रोलिसिस है उसके साथ कनेक्शन में जो उस प्रोसेस में जो केमिकल्स यूज होते हैं उनका एनालॉग वगैरह होगा, तो केमिकली अनरिलेटेड के लिए रेजिस्टेंस आना थोड़ा सा मतलब मुश्किल सा लग रहा है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। एसएलसी ट्रांसपोर्टर भी नहीं, सॉल्वेंट ट्रांसपोर्टर वो भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी दैट इज एपीसी ट्रांसपोर्टर ही इसका करेक्ट आंसर है। The water sample contaminated with bacteria was heated at 80 degree for 15 minutes. तो क्या है कि एक पानी का सैंपल है जिसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, कंटेमिनेटेड है, उसको 80 डिग्री पे हीट किया गया 15 मिनट्स के लिए। तो अब वो पूछ रहे हैं कि कौन सा बैक्टीरिया इसमें सर्वाइव कर जाएगा। तो देखो सारे मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन जो थर्मोफाइल्स बैक्टीरिया होते हैं वो जिंदा रहते हैं इतने हाई हीट पर भी। तो कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए दैट इज थर्मोफिलस एक्वेटिकस, बाकी के सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ ज्वाइन करवाना है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्विनोलॉन्स एंड टेट्रासाइक्लिन। तो जो अब देखो आपको इसको ना याद करना पड़ेगा। जो टेट्रासाइक्लिन होती है वो टीआरएनए की राइबोसोम के साथ अटैचमेंट को ब्लॉक करवाती है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो डी है उसका तो फोर्थ ऑप्शन हो गया। फिर हमारी जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन जो 30S राइबोसोम है उसके आई मीन जो राइबोसोम का 30S सब यूनिट है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का, उसके साथ बाइंड कर जाती है। तो इस हिसाब से जो ए है उसका सेकंड हो गया। फिर हमारा है एरिथ्रोमाइसिन। अब एरिथ्रोमाइसिन क्या करती है? 50S सब यूनिट जो होता है उसके साथ कुछ इंटरेक्शन वगैरह करके इंटरफेयर करती है उसके फंक्शन के साथ, जिस वजह से ट्रांसलोकेशन जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता। तो इस हिसाब से इसका थर्ड हो गया। एंड क्विनोलॉन्स का फिर बचा क्या? प्रिवेंट न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, तो आपको याद करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर सेकंड का ए का 2, बी का 3, सी का हाँ, तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स के जो फंक्शंस हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हेपेटाइटिस ए वायरस ट्रांसमिशन अकर्स वाया। हेपेटाइटिस ए वायरस की ट्रांसमिशन कैसे होती है? स्किन कॉन्टेक्ट से नहीं होती, सेक्सुअल एक्ट से नहीं होती, रेस्पिरेटरी रूट से नहीं होती, फीकल ओरल रूट से होती है। तो बेसिकली ये कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से फैलता है। तो इस सेंस में ऑप्शन डी जो है दैट इज मोस्ट करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस हैज द हाईएस्ट म्यूटेशन रेट ऑफ इट्स जीनोम। तो देखो हाईएस्ट म्यूटेशन रेट किसका होगा? जो आरएनए वायरस होगा। और आरएनए वायरसेस का भी हाई म्यूटेशन रेट क्यों होता है? क्योंकि जो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है उसमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी की कमी होती है। तो इसमें डेंगू वायरस इसका आंसर है, क्योंकि डेंगू वायरस हमारा आरएनए वायरस है। बाकी एडिनो वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस एंड पोक्स वायरस का तो बहुत ज्यादा लार्ज जीनोम है, तो म्यूटेशन रेट इनमें कम होता है। जितने डीएनए वायरसेस हैं उनमें म्यूटेशन रेट कंपेयर टू आरएनए वायरसेस कम होता है। वायरसेस आर, तो वायरसेस क्या है? ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। हाँ यही है ना इसका आंसर। फैकल्टेटिव नहीं है, मतलब बाहर सेल, फैकल्टेटिव मतलब होता है कि बाहर भी रह सकते हैं अंदर भी रह सकते हैं सेल के, नहीं। ऑब्लिगेट एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर रहते हैं, नहीं, सेल के अंदर ही रहते हैं। फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर नहीं। तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट है। ऑब्लिगेट मतलब उनको चाहिए कंपल्सरी। इंट्रासेलुलर सेल के अंदर। पैरासाइट मीन्स कि वो होस्ट पे डिपेंडेंट रहेंगे, होस्ट की सारी मशीनरीज को यूज करेंगे। तो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं वायरसेस। फिर एवियन फ्लू इज कॉज्ड बाय, तो एवियन फ्लू किस, देखो एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। H5N1 से ये कॉज होता है, इसको एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं। H5N1 याद करना पड़ेगा। इस तरीके से अगर आप गैटबी के मॉक टेस्ट सीरीज एंड बाकी के IIT जैम, TIFR और या फिर आप किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड क्रैश कोर्सेज टेस्ट सीरीज आपको cybits.in पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।